एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कीजिएगा कि आपके लिए एग्ज़ाम कैसा रहा और एग्ज़ाम में जो हम लोगों ने मिलके यहाँ मेहनत की वो किस तरीके से आपको उसमें हेल्प हुई या नहीं हुई, या किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले बात एग्ज़ाम की ही करते हैं। अगर हम अब की बार के पेपर्स को देखें तो ऑलमोस्ट जो प्रेडिक्टिव लाइंस थी उसी पे ही पेपर रहे हैं। तो अगर हम उसका कंपोनेंट वाइज एनालिसिस करें कि कौन कौन से पेपर किस तरीके से रहे, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम पेपर 1 को देखते हैं तो पेपर 1 में हिस्ट्री का जो पार्ट था वो मॉडरेट लेवल का ही मैं उसको मानूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो अनएक्सपेक्टेड थे या जो आपने पढ़े नहीं थे, या जो रेगुलरली टेस्ट सीरीज में, कीवर्ड सेशंस में, आंसर राइटिंग सेशंस में या हमारे जो नोट्स हैं उनमें वो चीज़ नहीं मिल रही हो, ऐसा नहीं था। तो बेसिकली ओवरऑल अगर अपन तरीके से कहें तो बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस और रेंडमनेस नहीं थी, इस वजह से उस पेपर को हम मॉडरेट ही कंसीडर करेंगे। सिमिलरली इकोनॉमिक्स का भी जो पेपर है उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जो स्कीम्स पूछी गई वो स्कीम्स सेम ट्रेंड पे थी जो करंट अफेयर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की एक्सपेक्टेशंस थी। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी स्कीम्स की पोर्टली का जो सेशन था उसके अंदर भी कवर की गई, और जो 3 छोटे पार्ट थे, स्पेशली आप अगर देखें मैनेजमेंट का, सोशियो का और अकाउंटिंग का, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और बहुत ज़्यादा इस तरीके के उसमें एस्पेक्ट्स थे जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड थे। एग्जैक्ट डिटेलिंग जब आपके साथ जब आरपीएससी हमारे साथ में क्वेश्चन पेपर शेयर कर देगा तब हम उसको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अभी मैं कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा, एक जनरल ट्रेंड के बारे में जरूर मैं बात कर लूंगा यहाँ पे आपके सामने कि किस तरीके का गया। पेपर 2 जो जिसमें एथिक्स, ज्योग्राफी और साइंस का पार्ट था, तो एथिक्स के अगर पार्ट को बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जो कि डिस्कशन के पार्ट भी थे। गांधीयन सिन की बात कर लें या आप एथिकल डिलेमास की बात कर लें, ये सारी चीजें जो हैं लिटरेचर में भी अवेलेबल थी, इजीली अवेलेबल थी, और इस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं वहां पे ये इजीली अवेलेबल थे और आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो हमें लगता है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से ये हाई स्कोरिंग एरिया हो सकता है। हालांकि अगेन इट विल डिपेंड ऑन कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो चेक किए जाएंगे, उसकी स्केलिंग किस तरीके से करते हैं अगर क्वेश्चंस की, उस पर डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या रहेगा, बट दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल। तो जो जनरल ट्रेंड है वो ट्रेंड उसको देख के इस तरीके से लग रहा है कि क्वेश्चन अगेन दिस इज मोर ऑन मॉडरेट साइड। ज्योग्राफी और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि एक वो जो 10 मार्कर क्वेश्चन था जिसके अंदर उन्होंने साइंटिस्ट के नाम दे दिए थे और उस पर डिटेलिंग आपको लिखनी थी, उसमें भी कई सारे ऐसे नाम थे जो अगर कोई वेल रेड पर्सन है तो ही कैन राइट इट इजीली। उसको छोड़ के बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं थे। तो साइंस भी जितना एक्सपेक्टेशंस लोग पहले कर रहे थे और जितना हुआ था उसका मार्केट में कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसा किया नहीं आरपीएससी ने। आरपीएससी ने उसको बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रखे, तो जिसको देख के लग रहा है कि जो एक साइंस गेम चेंजर हो सकता था साइंस बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, वो वैसा हुआ नहीं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट कर दी गई। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा एडवांटेजेस किसी की पोजीशन रही होगी, इट विल बी रिमेन इक्वल फॉर ऑल। ज्योग्राफी वाज ऑन लाइटर साइड, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो अनएक्सपेक्टेड हों, तो ज्योग्राफी को भी हम मॉडरेट की ही उसमें मानेंगे। पेपर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें उन्होंने
एनालिटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया। अगर चाहे हम पॉलिटी की बात करें या पेबेट की बात करें तो दोनों ही पार्ट में क्वेश्चंस जो थे वो एनालिटिकल ज्यादा बना दिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी थे जिसमें आपको हो सकता है कि नॉर्मल तरीके से पूछा जाता तो वो क्वेश्चन आप आसानी से बता देते, बट चूंकि उन्होंने उसको ट्विस्ट कर दिया तो कई बार कई लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाए हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। स्पोर्ट्स एंड योगा वाज लीग से हटकर, जो ऑलमोस्ट हर किसी ने जितने भी चीजें प्रेडिक्ट की उसमें से बहुत ज्यादा मैच नहीं हुआ। तो बट उसकी उसकी ब्यूटी ये है कि वो सबके साथ ही ऐसा हुआ, तो वापस अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड है, बहुत ज्यादा किसी को एडवांटेजियस रहा हो ऐसा नहीं होगा। लॉ और बिहेवियर ऑन द अदर साइड वाज वेरी प्रेडिक्टेबल। लॉ में बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ गए जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जिसने अगर ढंग से कर रखे होंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। तो अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है पेपर 3। पेपर 3 अगर आपका अच्छा गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि यू विल बी इन द रेस। पेपर 4 एज यूजुअल ऑन दी, मतलब अगर इन तीनों पेपर से कंपेयर करें पहले के 3 पेपर से, तो पेपर 4 ने अपना ट्रेंड बना के रखा है। मतलब पेपर 4 जितना हाई स्कोरिंग पहले था उतना ही हाई स्कोरिंग वो अभी भी रहने वाला है। यहाँ जो प्रॉब्लम हमेशा हर एग्जाम में आती है कि कई सारे लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन ही पूरे सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। इसलिए अगर किसी ने अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके और मतलब बहुत भावना में नहीं बहा होगा कि किसी को बहुत कोई चीज अच्छी आती है तो उसको बहुत ज्यादा लिखने लग गए हो, तो 100-120 का जो रेंज है वो एवरेज रेंज रहनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी हमने प्री पेपर भी ये बात कही थी कि जो एक जनरल ट्रेंड है कि बहुत लोग जो पेपर 4 की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कर रहे हैं। हम लोगों ने भी ग्रामर योगा और कई सारे सेशंस इस तरीके के किए थे। तो मुझे लगता है कि पेपर 4 अगेन एक हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, बट डिसाइडर रहने के चांसेस उसके इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो एवरेज तरीके से जो भी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे या अच्छा उन्होंने प्रिपेयर किया होगा तो उनको एवरेज आउट मार्क्स जो हैं वो 100+ की रेंज में रह सकते हैं। पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे रह सकता है, क्योंकि कट ऑफ इस बार अगर हम पेपर के जनरल ट्रेंड को देखें और डिस्कशंस को देखें, हालांकि अभी इट्स वेरी अर्ली स्टेज, सारे क्वेश्चंस अभी हमने नहीं देखे हैं, जब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किस तरीके से रहेगा। बट पिछली वाली कट ऑफ से कम तो किसी भी उसमें रहने के चांस अभी दिख नहीं रहे हैं जब तक कि आपकी जो क्वेश्चंस आपकी जो स्कोरिंग है वो बहुत टफ टाइट नहीं की जाए। तो ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मार्क्स अब की बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। और लास्ट में चूंकि 1 महीने का टाइम भी मिल गया और एक्स्ट्रा एड ऑन मिल गया, तो जो लोग तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को और पुश कर दिया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अब की बार कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड पे जा सकती है। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन या प्रोबेबल एनालिसिस जो है वो जब पेपर हमारे पास में आ जाएंगे तो उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहा एक जेनरिक आइडिया कि किस तरीके का पेपर लोगों को फील हुआ और क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं पेपर के बारे में। ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग क्वेश्चन इस तरीके का पूछ रहे थे कि क्या हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपका अपना एनालिसिस अगर आप देखो कि ऑन एन एवरेज 90 मार्क्स के अराउंड आपको लगता है कि और कॉन्फिडेंट इनफ टू गेट 90 मार्क्स हर पेपर में, तो वो चारों पेपर के हिसाब से 360 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पेपर की बेसिस पे इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन होना या नहीं होना वो एक डिफरेंट गेम है, बट आप उस विंडो में जरूर आ जाएंगे जहां आपके चांसेस टू गेट सिलेक्टेड बिकम्स हाई।
हो सकता है कि जो प्रेडिक्शंस मैं बता रहा हूँ वो कम हो, उससे कम जाए या उससे ऊपर जाए, मतलब वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर ऑन एन एवरेज अगर अपन उतने मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका एक और रीज़न मैं बताता हूँ। जो ट्रेंड अभी हम आरपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न का देख रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट मूव कर रही है, उससे आई वोंट बी सरप्राइज अगर नेक्स्ट आरएस प्रीलिम्स अगस्त में या अक्टूबर के बीच में शेड्यूल हो जाए। डीओपीटी का इंटरनल एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट से वो ऑलरेडी चल रही है। तो जब नेक्स्ट प्रीलिम्स की डेट इतनी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त आरपीएससी इस रिजल्ट को निकालने में लगाएगी और इंटरव्यू कंडक्ट कराने में कोशिश करेगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए नाउ इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज। इसलिए हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया था हमारा एक प्रोग्राम जिसका नाम है व्योम, जिसकी कुछ डिटेलिंग्स जो है ब्रीफ में तो मैंने वहाँ उसमें शेयर कर दी थी, उसको मैं बताता हूँ। और एक जेनरिक आइडिया भी मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, एज्यूमिंग अगर आप अबव एवरेज अपने पेपर्स मान रहे हैं, तो अब आपको अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। यू शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स टू कि आपको जिसमें कोई एश्योरेंस की जरूरत हो कि अब पेपर हमारा अच्छे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, या बहुत ज्यादा डिस्कशंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब अब अगर आप स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन, तो ऑटोमेटिकली वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगी। तो आप जो चीज सीखेंगे भी, तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके हेल्प करनी है। इसलिए अब ज्यादा इस बात पे सोच विचार ना करें कि क्या हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करना कैसे है इंटरव्यू जो है, जैसा हमने जो मैंने पोस्ट शेयर किया था उसमें भी मैंने ये शेयर की थी बात। इंटरव्यू इज अबाउट योर ओन पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी अप्रोच, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपका जो आपका नॉलेज है, अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, आपका कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके का है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे इंटरव्यू आपको फोकस करता है। इसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। इसको ऐसा भी नहीं है कि मतलब जादू की झड़ी हो कि आप जब भी हो आपने करी और चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। हर प्रोसेस में आपने देखा है कि इनिशियल प्रीलिम्स से लेके मेंस तक में हम लोगों ने एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़े, तो उससे प्रिडिक्टेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो है हिट करने की वो बढ़ जाती है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग ये प्लान भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहला जो एस्पेक्ट है कि डेफ डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको हर इंटरव्यू से पहले भरना होता है, जिसमें आपकी पूरी प्रोफाइलिंग होती है। इट इज मोर ऑफ लाइक एन रिज्यूमे, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपका जो ये आपका हॉबीज हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। उसी के बेसिस पे इंटरव्यूअर जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो आई गॉट 80+ मार्क्स इन माय इंटरव्यू, और मेरा पूरा इंटरव्यू सिर्फ मेरे डेफ पे चला, क्योंकि मेरा जो डेफ था वो इतना हाईली रिच डेफ था, जिसमें हॉबीज ही मैंने 4-5 लिखी थी। तो उसमें ही डिटेलिंग में ही बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना इंटरव्यू किस तरीके से चलाना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि डेफ को सेंट्रिक करते हुए हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम आपके साथ में एक डमी डेफ शेयर करेंगे, जिसको आपको फिल करके हमें देना होगा। उस डेफ के बेसिस पे हमारे जो मेंटर्स हैं, हर्ष सर हो गए, आदित्य सर हो गए, माधुरी मैम हो गई, राम सिंह सर हो गए, मैं हो गया, और भी मेंटर्स जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका प्रिलिमिनरी डिस्कशन होगा। एक स्लॉट के बेसिस पे आपको टाइम दे दिया जाएगा। 15 मिनट्स का हम डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि उसको वीडियो मोड में करें, जिससे कि
आपका जो इनिशियल ब्रीफ एनालिसिस है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें और आपको बता सकें कि कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमें लगती है और कैसे उसको अप्रोच किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस विल रिमेन फ्री फॉर ऑल एंड जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ अपना डैफ शेयर कर सकता है, उसको हम ये प्रोसेस में हेल्प करके देंगे पूरा। एक कंपोनेंट हम इसका पेड रखने वाले हैं जिसके अंदर ये सबिराज मैं आपको मौका दूंगा एक बार, लेट मी कंप्लीट द होल थिंग। डेफ बेस्ड क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस सेट हमारे पास में बना हुआ भी है और आपका जो इंडिविजुअलाइज्ड डेफ हम देखेंगे उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करेंगे कि कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको तैयार करने की जरूरत है। इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेयर आर यू फ्रॉम एंड आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, आपकी स्टडी कहाँ से हुई है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। तो उनको अपन जितना प्रेडिक्ट कर सकें, जितना उसके बेसिस पे अपन तैयारी कर सकें, उतना ही अपने लिए आसान हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हॉबीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको मिलेंगे हॉबी स्पेसिफिक वीडियोस जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉमन जेनरिक क्वेश्चंस जो होते हैं हर हॉबी से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके लिए वो आसान हो जाए कि उस पर्टिकुलर चीज को कैसे पढ़ना है, क्या उस पर कौन कौन से एरियाज को देखने की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से आपको उन पर्टिकुलर हॉबीज, आप चाहते भी हैं क्या कि उन हॉबीज में, अगर मान लो कई बार लोग कह देते हैं कि मैं फोटोग्राफी मेरे को अच्छी लगती है। अब वो फोटोग्राफी जो होती है वो बहुत जेनरिक फोटोग्राफी होती है। कई लोग फोटोग्राफी में भी जो है डीएसएलआर लेकर आ जाते हैं, बट उनको बहुत बेसिक से ही चीज पता होती है, उसमें कुछ इन डेप्थ उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है। तो जब क्वेश्चन पूछने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो कई बार आपको कुछ निटिग्रिटीज पूछ लेता है जो आपने एज ए एंथुजियास्ट नहीं सीखी होती हैं या नहीं पढ़ी होती हैं, तो फिर वो आप फंबल करने लग जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उस चीज को जिसको आप स्पेसिफिकली खुद से लिख रहे हो अपने डेफ में, उस पे तो आप इतने श्योर होने चाहिए कि आप उसको अपने तरीके से मोल्ड कर सको और अपनी तरफ खेल सको। इसलिए उसको जितना अच्छे से अपन प्रिपेयर करें उतना ही अपने को बेनिफिट होता है। इसके अलावा हम अपने जो आपको मेंटर्स हैं उनके साथ कम से कम 2 से 3 पर्सनल सेशंस रखेंगे जिसमें हम एक मॉक पैनल इंटरव्यू नहीं होगा, वो एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा जिसमें जेनरिक एक ओवरऑल कवरेज जो है वो थीमेटिक बेस्ड हम उसका इंटरव्यूज होंगे, जिसमें एक इंटरव्यू जो होगा विच इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, सेकेंड इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, द थर्ड इज रिलेटेड टू योर हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट। तो इस तरीके के कुछ थीमेटिक इंटरव्यूज आपके साथ रखे जाएंगे जिससे कि आप उन पर्टिकुलर एरियाज में क्या इश्यूज हैं आपके साथ में या किन एरियाज पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इस चीज को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू में कि और मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने ये देखा है कि व्हेन आई वाज इन जामिया, तो मेरे साथ में कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कंसिस्टेंटली दे गॉट 200 प्लस इन यूपीएससी इंटरव्यूज, है ना। 275 में से 200 वो इंटरव्यू टॉपर्स होते हैं। और ऐसा एक ही दोस्त नहीं कर रहा था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया। तो उस चीज को हमने देखा कि ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। वो क्या करते थे कि एग्जाम जैसे ही मेंस खत्म होता था तो वो एक इंटरव्यू के मोड में चले जाते थे। उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने की तरीका, उनकी रिस्पॉन्सेज वो ट्यून्ड होना करना शुरू कर देते थे कि किस तरीके से वो इंटरव्यू में उसका जवाब देंगे। उसका अप्रोच, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि उसको करें कैसे। उसको करने का तरीका ये है कि आप पीयर डिस्कशंस जो हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं, उसमें इस तरीके की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब कई बार इश्यूज ये होते हैं कि कई लोगों के साथ में इस तरीके के ग्रुप नहीं होते हैं, तो हमारे जो ग्रुप्स, हमारे पास में जो कैंडिडेट्स आएंगे उसमें भी हम पीयर डिस्कशन का एक मॉड्यूल रख रहे हैं जिसमें हम मॉडरेटेड वे में वो डिस्कशंस
कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक दूसरे को हेल्प करने में, एक दूसरे से बात करके जो जो तरीका है इंटरव्यू का, उसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकता है, किस तरीके से वो आपको बेनिफिट कर सकता है, उस पर फोकस किया जाएगा। इन दी लास्ट, सब जब ये सारी चीज जब इंटरव्यू का आपके पास कॉल आ जाएगा, उसके बाद वी विल कंडक्ट 2 मॉक इंटरव्यूज, जिसमें एक्सपर्ट्स जो हैं बाहर से बुलाए जाएंगे, कई सारे आईएएस ऑफिसर्स और साथ के जो आरएस ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट रैंकर्स हैं। दे विल कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड दे विल गिव यू फीडबैक कि किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, क्या आप और अपनी चीज़ों को किस तरीके से सुधार सकते हैं। उसका जो शेड्यूलिंग है वो बेस्ड ऑन इंटरव्यू डेट्स एंड किस तरीके से अप्रोच करेगा, आगे का शेड्यूल उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे उसको अपन कंडक्ट करेंगे। तो ये एक मोटा ओवरऑल खाका है कि किस तरीके से हम इंटरव्यू प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का कंपोनेंट जो कुछ रीसेंट एरियाज हैं जिसपे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो उसकी लिस्ट भी हम आपसे शेयर कर देंगे, इंटरव्यू टॉपिक लिस्ट। उसमें कई सारे एरियाज जो अभी डिस्कशन में हैं और मतलब जिसमें बहुत सारा मीडिया में डिबेट्स भी चलती रहती हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। बजट से रिलेटेड हो गए, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो गए, हिजाब रो से रिलेटेड हो गए, या अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो गए। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अपन वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें वो डिटेल्ड उनके वेरियस जो 360 डिग्री व्यू जो है उस पर्टिकुलर चीज पे बनाया जा सके, इस तरीके के वीडियोस, एनरिचिंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर देंगे। एक और कंपोनेंट है, वो है सर्विस प्रेफरेंस रिलेटेड, क्योंकि कई बार आप सर्विस अगर सही से नहीं भरते हैं तो फिर बाद में वो इशू क्रिएट होता है, क्योंकि फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वही उसी सर्विस में आपको रहना पड़ता है। तो उसका सिलेक्शन कैसे करना है, उसमें अभी रियल में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर सर्विस के, कितनी बेनिफिशियल है, कितना उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इनको भी आपको डिटेल में स्पेशली कोशिश करेंगे कि हर सर्विस से ही कोई आदमी आके आपको उसके बारे में डिटेल में बता दे। तो ये तो था इंटरव्यू का एस्पेक्ट, मेंस का रिव्यू मैंने बताया आपको। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए 2022 के लिए। अगर आप में से आपके कोई और भी दोस्त फ्रेंड्स ऐसे हों जो प्रिपेयर करना चाहते हो और जिनको हमारा मेथड अच्छा लगता हो, तो वो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो अगेन हमारे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे ही हम उसको बेस्ड रखेंगे। प्लस टीआरपी जो एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम था, उससे आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली रिपीट हो गए। मतलब उस क्वेश्चंस को अभी हमने आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर नहीं किया है, हम तो जितने भी हमारे को रिव्यूज मिल रहे हैं या डिस्कशंस हो रहे हैं उसी से ही इस चीज को बता पा रहे हैं कि कैसे कैसे उन लोगों के जो इतने पॉजिटिव कमेंट्स और फीडबैक्स हमारे को मिले कि कई सारे क्वेश्चंस जो थे वो उनके लिए बिकम्स ए केक वॉक टू राइट इन दी मेंस एग्जामिनेशन। तो उसी की लाइंस पे एक रेगुलर फीचर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस, 3 से 5 क्वेश्चंस के बीच में डेली राइटिंग सेशंस जो हैं वो रखेंगे, जिससे कि आपकी एक राइटिंग हैबिट जो है वो बनी रहे और आप उस पर इंक्रीमेंटल जो आपका डेवलपमेंट है वो कर सकें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो, कोई पूछना चाहते हो, तो यू कैन, you just have to raise your hand. I'll allow you to speak up. सबको ही मैं अलाउ कर दे रहा हूं। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है? यस, हाँ जी जी बताइए। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो सर। हेलो जी सर। हाँ, एक एक करके बोलिए। अजीत, या तो आप बोलिए पहले। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा था कि सर
एक्चुअली मेरी एक और क्लास चल रही थी अभी, और मैं जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। तो आप या तो ये वीडियो आप डाल सकते हो, या आप बता सकते हो कि क्या डिस्कशन हुआ था। I'll share the video. ओके सर, थैंक यू। जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ सर, एसीएफ का इंटरव्यू है हमारा अभी, तो उस रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस मिल जाती तो। वो आपसे अलग से मैं कनेक्ट करता हूँ, है ना? आप मुझे जस्ट पिंग कर दीजिएगा हाय टेलीग्राम, है ना? जी, एनीवन एल्स कुछ शेयर करना है? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आपके मेंस पेपर का? हेलो जी श्रेया जी। सर, जैसे आपने अभी बताया कि आप प्रैक्टिस कराओगे, दैट वाज डिफरेंट, है ना। पर सर हमें ये पूछना है कि जैसे हम अपने खुद के इंडिविजुअल बेस पे क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, हम एक दूसरे से जो बात करते हैं उसमें भी हमारा तरीका बहुत अलग होता है, तो उसमें हम कैसे चेंज करें। मतलब ऐसे कि इंडिविजुअल भी जैसे हॉबी को और अच्छा विकसित करना, तो वो कैसे हम इंडिविजुअल भी कैसे कर सकते हैं। एक तो आप प्रैक्टिस कराओगे, पर एक इंडिविजुअल भी हो, ताकि है ना अभी प्रैक्टिस स्पेसिफिक टाइम में होगा, तो जैसे आप समझ रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल भी कुछ ऐसा हो कि कैसे हो सकता है इतना सुधार। हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है श्रेया। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि कई बार हम कोई बात करते रहते हैं, तो उसमें हमारे को कुछ जिसको हम कहते हैं ना तकिया कलाम, या कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम बहुत जनरली अपने हर स्टेटमेंट में यूज करते हैं, और हम उसको नोट नहीं करते हैं हमारे दिनचर्या में, या मतलब रोज बातचीत में हम उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं कि हम ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा खुद का ही आईएएस इंटरव्यू का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा, और मैंने जब उनको जवाब दिया तो उसमें मैंने उनको एक वर्ड, उस जवाब को मैंने इस तरीके से बोल दिया, ऑब्वियसली सर, है ना? तो मैंने ऑब्वियसली वर्ड वहां यूज कर लिया, तो दे गॉट ऑफेंडेड कि व्हाट वाज सो ऑब्वियस इन दैट। हालांकि वो वर्ड, जो स्टेटमेंट मैंने बोला, वो स्टेटमेंट सही था, बट चूंकि मैंने वो वर्ड वहां यूज कर लिया, तो वो वर्ड वहां यूज मुझे नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से वो ट्रैक जो है वो इंटरव्यू का कहीं और चला गया। तो मतलब दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, अब आपने कहा कि हम उसको घर पे कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो जब आप बातचीत करते हैं या कोई चीज आप पढ़ भी रहे हैं, तो उसको अब आप इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन करे या कोई चीज आपसे कोई पूछ रहा है, तो आप उसको 1 मिनट के अंदर किस तरीके से उस पर्टिकुलर बात को बोल सकते हैं जो आप सोच रहे हैं अपने मन में। तो बात करने का जो कम्युनिकेशन का जो वर्क स्टाइल है, एक तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उन पे भी काम करना शुरू कीजिए। वो मतलब आप उसको भी नोट करना शुरू कीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कई लोग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होते ही बहुत घबरा जाते हैं या बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो वो पर्सनैलिटी का ट्रेट है ना। अब पर वो हम जनरली उस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि हम इस तरीके से पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। तो पर चूंकि इंटरव्यूअर का तो काम ही यही है कि आपके इन ट्रेट्स को देखना, कि आप कोई सिचुएशन आपके साथ में हो रही है तो आप उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहला जो काम है, वो काम है कि अपने आप को अब सीरियसली ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, इन चीजों को आप एक तो पहले क्लियरली देखना, नोट करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, क्लियर कम्युनिकेशन इज द बॉटम, मतलब बेस लाइन। तो हर चीज को अब आप जितना स्पष्ट, मतलब ऐसे घुमा घुमा के बात बोलने की बजाय बिल्कुल टू द पॉइंट बात अगर किसी को समझानी है तो कैसे समझाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो ये 2-3 चीजें हैं। आईने में आप खड़े होके खुद 15 मिनट बात कर सकते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या आपके घर में ही कोई ऐसे हैं जिनसे आप किसी चीज पर डिस्कशन कर सकते हैं,
वहां डिस्कशन का मकसद ये नहीं है कि अपना पॉइंट सही प्रूव करना, वहां डिस्कशन का मकसद ये है कि आपके विचारों को कंस्ट्रक्टिवली किसी एक डायमेंशन में मतलब मैं अगर लेट्स से कि मैं कश्मीर फाइल्स की बात करता हूं, अब कश्मीर फाइल्स पे एक सेक्शन जो है वो बहुत पॉजिटिव है, एक सेक्शन जो है वो उसको नेगेटिव डायमेंशन से देखता है। मैं जिस भी साइड खड़ा हूं, आई शुड बी एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि व्हाई आई एम टेकिंग दैट स्टैंड। सो मेरे को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि मैं उस पर्टिकुलर चीज को क्यों सपोर्ट कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मेरे को इसको सपोर्ट करना है तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं, या मेरे को इसका विरोध करना है तो मैं विरोध कर रहा हूं। तो मतलब स्पेशली ये जो अभी जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पे बहुत ज्यादा कई बार ग्रिलिंग होती है। तो इन पर्टिकुलर चीजों को जब भी आप पढ़ें, जब भी इन पे कोई डिस्कशन हो, तो वो डिस्कशन एक तो 360 डिग्री व्यूज में करिए, अपने बायसेस को भी हटा के किसी चीज को देखना, ये भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन का पार्ट है। तो ये कुछ चीजें अगर आप करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? कुछ और आपको किसी को पूछना है, कहना है? नो वन? ठीक है, तो आपके साथ में जो डैफ का डमी डैफ का जो फॉर्मेट है वो शेयर कर दिया जाएगा आज। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना डैफ हमारे साथ शेयर करेंगे और इस प्रोसेस में अभी से ही गियर अप कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन को, ताकि आपको जो एक एज है वो मिल सके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑल द बेस्ट, एंड विल कनेक्ट सून। थैंक यू सर।